सब ये देख हैरान थे कि मैक्रॉन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे ठीक है। कार्लो बताता है मैक्रॉन ने जमीन में गिरने से पहले ही साउंड कुशन क्रिएट कर दिया जिससे कि वो बच जाए। ऑडियंस मैश के स्पाइन मैजिक मूव से बिल्कुल हैरान थी। उन्हें लग रहा था कि वो मैजिक यूज कर सकता है। कार्लो को समझ नहीं आता मैश अपने इस मूव को मैजिक का नाम दे रहा है पर कोई भी उसे इसके लिए कुछ नहीं कह रहा। अब मैक्रॉन कहता है उसे ये फाइट और एंजॉय करनी है। वो नेलकॉस्ट स्पेल से उस पर हमला करता है और मैच भागते हुए उसके हमले को डॉज करने लगता है। वो तेजी से मैक्रॉन के पीछे आ जाता है और उसे पंच मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है मैक्रॉन सही समय पर पीछे मुड़ उसकी तरफ अपनी छड़ी पॉइंट कर डालता है। डॉट को लगता है अब वो स्पेल से हमला करेगा पर मैक्रॉन ये कहते हुए रुक जाता है कि उसे पता है मैश अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब पता चलता है कि मैश क्रिम्पफ को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैक्रॉन कहता है कि वो उसे एक तरफ रख दे। वो चाहता है कि मैश अपनी पूरी ताकत से लड़े। मैश वो क्रिम्पफ साइड में रख देता है ये सोचते हुए कि मैक्रॉन ये सब अपने वसूलों की वजह से कर रहा है पर मैक्रॉन खुलासा करता है कि वो ये सब उसके एंजॉयमेंट के लिए है। जनता ये देख जोश में आ जाती है पर मैश के दोस्तों को लगता है कि ये पल पूरी तरह से यूजलेस था। लैंस नोटिस करता है कि दोनों ने अभी तक पूरी ताकत का यूज नहीं किया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्षमताओं का टेस्ट ले रहे हैं। कार्लो को मैक्रॉन के अल्टीमेट स्पेल के बारे में पता था। वो सोचता है कि अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो ये लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अब मैक्रॉन अपने स्पेल से एक विशाल साउंड फीस्ट क्रिएट कर हमला करता है। मैश जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है वो साउंड फीस्ट उसकी बॉडी के आर पार चले जाती है और मैश के कान से खून निकलने लगता है। मैक्रॉन खुलासा करता है कि उसके मैजिक को फिजिकल अटैक से नहीं रोका जा सकता इसलिए उसके लिए ये बड़ा डिसएडवांटेज है। अब वो बार बार साउंड फीस्ट से उस पर हमला कर मैश को नुकसान पहुंचाता है और जनता ये देख कहती है कि ये फाइट एक तरफा है। मैश को एहसास होता है वो इस स्पेल को ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर हो रहे डैमेज को महसूस कर सकता है। मैक्रॉन कहता है ये काफी निराशाजनक है। वो ये बैटल एंजॉय नहीं कर पा रहा। वो साउंड ऑर्केस्ट्रा स्पेल का यूज करता है जिससे मैश के चारों ओर रोशनी पैदा होती है और अनगिनत साउंड इंस्ट्रूमेंट जमीन के नीचे से निकल आते हैं और मैश को घेर लेते हैं। मैक्रॉन उसे कहता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। अब जमीन हिलने लगती है और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजना शुरू होते हैं पूरी जमीन साउंड वेव के कारण फट जाती है और सबको लगता है कि मैश अब हार चुका है। वो मैक्रॉन को जीनियस कहते हैं। कार्लो ये देख सोचता है कि इस मैच को खत्म करने के लिए मैक्रॉन को पूरी पावर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी एरिना से धूल उड़ती है और मैक्रॉन पाता है कि मैच वहां पर नहीं है। अचानक से जमीन के नीचे से दो हाथ आकर मैक्रॉन को खींच गाड़ देते हैं और फिर मैच जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है। सब ये देख हैरान हो जाते हैं कि वो साउंड ऑर्केस्ट्रा स्पेल से कैसे बचा। फिन खुलासा करता है कि उसने सब देखा। मैच स्पेल से हिट होने से पहले ही जमीन खोदकर अंदर चला गया ताकि साउंड वेव से वो बच जाए पर उसका सर ये सोचकर चकरा जाता है कि मैच साउंड की स्पीड से तेज कैसे जा सकता है। अब मैच कॉड ट्राइसेप्स मैजिक से मैक्रॉन के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और सब लोग चौंक जाते हैं। उसने एक ही झटके में मैक्रॉन को ढेर कर डाला। मैच फिर भी नहीं रुकता और मैक्रॉन के ऊपर चढ़ उसके चेहरे पर लगातार पंच करता जाता है। सब डर जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है पर कार्लो जानता है कि ये सही फैसला है क्योंकि मैक्रॉन अभी तक हारा नहीं है। तभी मैक्रॉन कहता है उसे यही चाहिए था। अब वो ये बैटल एंजॉय कर रहा है। मैच तुरंत पीछे हट जाता है और मैक्रॉन बोलता है कि वो उसे अपनी असली फॉर्म से हराएगा। वो साउंड मेटामॉर्फोसिस स्पेल का यूज करता है जिससे उसके चारों ओर मैजिकल एनर्जी बनने लगती है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पूरा एरिना तेज रोशनी चमकने लगता है। सब ये देख हैरान हो जाते हैं कि वो एक बच्चे के रूप में बदल चुका है पर मैश इस बात से हैरान है कि उसके तो बाल हैं। वो खुलासा करता है कि मैश ने उसे ये फॉर्म लेने में मजबूर करा है। सब लोग उसकी फॉर्म देख शौक हैं पर मैश को हंसी आ रही है कि उसने सच में हाथों से पिंकी एक्स बनाया है। दूसरी तरफ हमें ग्रांट्स को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा है कि मैश अपने सिलेक्शन एग्जाम में कैसा कर रहा होगा। तभी अचानक शॉन रूम में आता है और बताता है कि इनोसेंट जीरो उनकी तरफ आ रहा है। ग्रांट्स को याद आता है कि मैश उन लोगों का टारगेट है इसलिए वो शॉन को कहता है कि वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाए। उन्हें अभी के लिए एकेडमी में ऑर्डर और कार्लो की जरूरत है ताकि उन्हें तैयारी के लिए कुछ समय मिल सके। वो पूछता है कि उनकी तरफ इनोसेंट जीरो के ग्रुप का कौन सा लीडर आ रहा है जिस पर शॉन खुलासा करता है कि इनोसेंट जीरो ही खोज से आ रहा है। ये सुन ग्रांट्स को एहसास होता है कि सब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अब मैक्रॉन खुलासा करता है वो इस फॉर्म में अपनी पूरी ताकत यूज कर सकता है। वो चुटकी बजाता है और अचानक ही मैश के बगल में आ खड़ा होता है। वो उसके कान में फूंक मारता है जिससे मैश कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। सबको लगता है कि मैक्रॉन ने खुद को टेलीपोर्ट किया है पर एक बंदा सवाल करता है कि क्या मैश के कान उसकी कमजोरी है। मैक्रॉन उसे अपनी पावर के बारे में समझाने लग जाता है पर मैश उसे मुंह बंद करने को बोलता है और उस पर पंच मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है वो चुटकी बजाता है और अचानक ही गायब हो जाता है। मैश पाता है कि वो उसकी रेंज से काफी दूर है। मैक्रॉन उसे एक एक मारता है और समझाता है कि उसकी करंट फॉर्म में वो खुद एक साउंड बन चुका है। मैश सवाल करता है क्या वो भी उसकी तरह मसल टाइप वाला इंसान है जिस पर वो इनकार करता है और लगातार चुटकी बजाकर अपनी सुपर फास्ट स्पीड शो करता है। कार्लो सोचता है कि वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जिसका मतलब है मैश को उसे बिना मैजिक के हराने के लिए साउंड से भी तेज मूव करना होगा। वो लगातार मैश को हर तरफ से मारता जाता है और अपने कॉम्बो अटैक से उसे नीचे पटक डालता है पर मैश हार मानने से इनकार करता है और फिर खड़ा उठता है। अब मैक्रॉन उसका खात्मा करने के लिए साउंड की स्पीड से आगे बढ़ता
होता है, पर मैश किसी तरह उसके हमले को डॉज कर लेता है और सब ये देख चौंक जाते हैं। तभी अचानक वो मैक्रोन के पीछे आ जाता है और वो हैरान है कि उसने ये कैसे करा। कार्लो खुलासा करता है कि साउंड लिक्विड और गैस के मुकाबले सॉलिड सरफेस में ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। मशरूम हेड ने दीवार पर हाथ रखकर उसके अटैक के हिट होने से पहले ही साउंड को महसूस कर लिया और अपने लाजवाब रिफ्लेक्सेस का यूज कर तेजी से गायब हो गया। मैश अगले हमले के लिए तैयार होता है, पर मैक्रोन कहता है कि उसकी स्पीड के आगे उसके वार यूजलेस हैं। वो जैसे ही चुटकी बजाने वाला होता है, वो ये देख शॉक हो जाता है कि उसके हाथों में सॉस लगी है और अब वो साउंड नहीं बजा सकता। मैश उस पर जोरदार पंच मारता है, पर लैंस को पता है कि उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि उसने अभी भी अपना सेकंड स्पेल यूज नहीं किया है। मैक्रोन ये कहते हुए फिर से खड़ा होता है। मैश एक वर्दी अपोनेंट है, इसलिए वो अपना सबसे ताकतवर सेकंड स्पेल डेथ गॉन्ग यूज करने का फैसला करता है। एक विशाल बेल सामने प्रकट होती है और वो समझाता है जो कोई भी इसकी आवाज सुनेगा वो अपना होश खो देगा। ये बेल 1 मिनट के अंदर बजेगी और इसका असर 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर सब पे होगा और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो उसकी छड़ी को तबाह कर दे। पर मैश के दोस्तों को पता है कि आसान नहीं है, क्योंकि मैक्रोन उससे ज्यादा तेज है। मैश अब मैक्रोन को पकड़ने की हर नामुमकिन कोशिश करता है, पर वो बार बार नाकाम होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैक्रोन कहता है उसके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। मैश के दोस्त चिंता में आ जाते हैं और बेल अब चमकने लगती है और वो अब एक्टिवेट होने के काफी करीब है, पर मैश अभी भी मैक्रोन को पकड़ नहीं पा रहा है। वो अब जमीन पर लैंड करता है और मैक्रोन कहता है कि अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, वो ये मैच जीतने वाला है। तभी अचानक मैश जमीन के अंदर हाथ गाड़ देता है और एरिना के फ्लोर को पकड़ अपनी लाजवाब ताकत से उठाकर उस पर पलटा देता है। विशाल पत्थर के टुकड़े को अपनी तरफ आता देख मैक्रोन चौंक जाता है और मैश तुरंत तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। जनता ये देख शॉक हो जाती है कि उसने उसके सामने से भागने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और अब वो सिर्फ लेफ्ट और राइट ही भाग सकता है। अब वो मैश के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और राइट की तरफ भागने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। पर अचानक वो अपनी किक मारता है जिससे वो मैक्रोन की स्पीड के बराबर आ जाता है, पर उसे लगता है कि वो अभी भी उसे पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसने उससे काफी दूरी बना ली है। पर मैश अपनी पिंकी फिंगर से उसके कपड़े को पकड़ उसे पीछे खींच लेता है, जिससे मैक्रोन की छड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और मैश अपने हाथों से उसकी छड़ी तोड़ डालता है, जिस कारण बेल गायब हो जाती है और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मैक्रोन कहता है कि वो लाजवाब है, उसने बिना मैजिक के बेस्ट मैचेस को हराया है। वो अपनी हार स्वीकार करता है और मैश के दोस्त चीयर करने लगते हैं, पर इस रिजल्ट को देख ऑटर बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। अचानक सब लोग कंपन महसूस करने लगते हैं, जिससे सब लोग दहशत में आ जाते हैं। अभी सब देखते हैं कि आसमान में क्रैक आने लग रहा है, जिसमें से एक ड्रैगन बाहर निकल आता है। उस ड्रैगन के ऊपर एक मिस्टीरियस आदमी है, जिसे देख वॉल्बर्ग पहचान लेता है कि ये इनोसेंट जीरो है। इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से वहाँ का समय रोक देता है, जिससे सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। वो मैश के करीब जाता है और कहता है इतने लंबे समय से वो उसको ही ढूंढ रहा था। वो ये जानकर खुश है कि मैश अभी भी जिंदा है। वो ये सोचकर दुखी हो गया था कि वो अब उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा, पर आखिरकार उसका प्यारा बेटा उसे वापस मिल ही गया। वो आगे कहता है कि वो उसे एब्जॉर्ब करके वो अपनी पूरी फॉर्म हासिल कर लेगा। वो उसे सोखने लगता है, पर अचानक वॉल्बर वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि वो आसानी से इस बच्चे को उसके हवाले नहीं होने देगा। इनोसेंट जीरो हैरान होता है कि वॉल्बर उसके टाइम स्टॉप मैजिक में हिल पा रहा है। वॉल्बर कहता है कि वो इस अकेडमी का हेडमास्टर है, इसलिए अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, भले उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इनोसेंट जीरो का साथी उस पर हमला करने की सोच रहा था, तभी वॉल्बर उसको घूरता है और उसके साथी को ऐसा महसूस होता है ऐसे उसको किसी ने बीच से काट दिया हो। वो घबराने लगता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वॉल्बर हंसने लगता है कि ये तो डर से कांप रहा है। फिर वो उसे डराते हुए पीछे हटने को बोलता है, जिससे वो पूरी तरह सहम जाता है। जिस पर इनोसेंट जीरो वॉल्बर को कहता है कि वो उसके दोस्तों को बुली ना करे। वॉल्बर पूछता है कि उसका असल मकसद क्या है, जिस पर वो खुलासा करता है कि वो एक परफेक्ट इंसान बनना चाहता है। लेकिन वॉल्बर को हैरानी होती है कि वो इस मकसद को हासिल करने के लिए अनगिनत जाने क्यों लेने को तैयार है। वो कहता है कि उसकी हरकतों से कई लोगों ने सफर करा है, पर इनोसेंट जीरो को इन सब की कोई परवाह नहीं है। उसे लगता है कि सब लोग उसकी सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और मैश का भी इस दुनिया में वजूद उसके लिए ही है। वो कहता है कि वो उसका बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर वापस ले जाएगा। वॉल्वर हंसता है और कहता है कि मैश इस दुनिया की आशा की किरण बनने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए वो इनोसेंट जीरो को मैश को एब्जॉर्ब करने नहीं देगा। अब उसकी मैजिकल लाइन निकल आती है और वो इनोसेंट जीरो से लड़ने को तैयार है। इनोसेंट जीरो के चारों ओर मैजिकल एनर्जी बनने लगती है और वो कहता है कि उन्हें लड़े काफी लंबा अरसा हो गया है। अब वॉल्बर्ग अपनी छड़ी यूरेनस को बुलाता है और इनोसेंट जीरो अपनी छड़ी क्रोनस को। दोनों की मैजिकल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वॉल्बर्ग हैरान हो जाता है कि इनोसेंट जीरो ने डीमंस को बुलाया है, क्योंकि उसे सिर्फ मैश चाहिए और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एरिना में मौजूद सभी लोगों के साथ क्या होगा। वॉल्बर्ग अपने मैजिक का यूज करता है, जिस कारण डिवाइन विजनरी और दूसरे स्टूडेंट्स अब हिल पा रहे थे। वो कहता है कि जो हिल पा रहे हैं वो डीमन से लड़े और वो खुद से इनोसेंट जीरो का सामना करेगा। लैंस और डॉट अपने मैजिक का यूज कर डीमंस को मारने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ असल में हो क्या रहा है। बस उन्हें इतना पता है कि उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। वहीं कार्लो भी डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसकी स्वॉर्ड को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जिस पर कार्लो अपनी ब्लैक फ्लेम जागृत करता है और एक एक कर सभी डीमंस को काटता जाता है। तभी 2 डीमंस उसके पीछे से हमला
हमला करने को बढ़ते हैं, पर उसी समय ऑटर वहां आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि हर डीमन की पावर डबल लाइनर के बराबर है। ऑटर कार्लो को वॉल्वर की मदद के लिए जाने को कहता है, पर तभी वो देखते हैं कि और भी ज्यादा डीमन नीचे से निकल आए हैं और उन्हें समझ आता है कि वो नहीं चाहते कि वो वॉल्वर के पास पहुंचे। दूसरी तरफ लेंस और डॉट को भी डीमन ने घेर लिया है और मैक्रोन भी डीमंस के साथ बैटल में लगा हुआ है। कार्लो अपनी फ्लेम से उन सभी डीमंस को जला देता है जो उसका रास्ता रोके हुए है और ऑर्डर अपने नुकीले सैंड से बाकी डीमंस का खात्मा करता है। इनोसेंट जीरो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वॉल्वर के स्टूडेंट डीमन को हरा पाएंगे, पर वो कहता है कि वो उनकी फाइट पे ध्यान दे। वो उसे टेलीपोर्ट कर वहां से दूर ले जाता है और हम देखते हैं कि दोनों कहीं आसमान में उड़ रहे हैं और वॉल्वर कहता है कि यहाँ उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। दूसरी तरफ लेंस और डॉट काफी मुश्किल का सामना कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि नीचे से एक विशाल नुकीला टावर निकल रहा है और उसके ऊपर सेल्वार खड़ा है जिसने एक बड़ी नुकीली बॉल क्रिएट कर दी है जिसे वो नीचे गिराकर सबको मारने वाला है। अब एक विशाल दानव उनके सामने आता है और सब समझ जाते हैं कि ये डीमंस उन सभी को मारना चाहते हैं, पर वो मैश को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। मैक्रोन को लगता है कि एक ट्रैप है मैश को पकड़ने के लिए। डॉट को हैरानी होती है कि मैक्रोन ने ये अंदाजा किस आधार पर लगाया, जिस पर वो कहता है कि ये एक लड़की का दिल कह रहा है और डॉट को पता चल जाता है कि उसके पास एक लड़की का दिल है। डॉट मैश को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि डीमंस उसके पीछे नहीं पड़ रहे और वो ही अब टावर पे जाके सेल्वार को रोक सकता है। मैश वहां से निकल जाता है और टावर की ओर भागने लगता है। सेल्वार को लगता है कि मैश उस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो टावर की टॉप पे है और उसे ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगने वाला है। तभी मैश एक मार मार के टावर को तोड़ सेल्वार को नीचे ले आता है और ये देख उसके होश उड़ जाते हैं। सेल्वार कहता है कि टावर को तोड़ना यूजलेस था, उसका मैजिक तब तक नहीं गायब होगा जब तक वो उसे हरा ना दे। मैश उसे पहचान नहीं पाता, जिस पर सेल्वार हैरान हो जाता है कि वो उसे इतनी जल्दी भूल गया। मैश अपने दिमाग में काफी जोर डालता है पर उसे फिर भी याद नहीं आता कि वो आखिर है कौन। दूसरी तरफ एरिना में सब फाइट कर रहे हैं, तभी डॉट को एक रोता हुआ बेबी दिखाई देता है जिस पर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी अचानक वो बेबी अपना स्पेल यूज करके डॉट को तुरंत एक छोटे बेबी में बदल देता है। वो बेबी अब अपने असली रूप में आता है और अपना इंट्रो क्रिमिनल सिटर बेबी के नाम से देता है। वो बताता है कि उसका मैजिक टारगेट को इन्फेंट में बदल देता है और छोटे बेबी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर डॉट बस बाबा शब्द बोल पा रहा था। वो उस पे स्पेल से हमला करने की कोशिश करता है पर वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाता। वो वहां से भागने लगता है और लेंस के बाद जाकर मदद मांगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता वो आखिर क्या बोलना चाहता है। तभी सिटर बेबी उन पर हमला करने की कोशिश करता है पर लेंस उसके स्पेल को डॉज कर लेता है और उसे समझ आता है कि इसी ने डॉट को बच्चा बनाया है। डीमन उस पे एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उन्हें ग्रेवियोल मैजिक से दबा देता है। उसे एहसास होता है कि उसे अब इन सब से लड़ते हुए बेबी डॉट को प्रोटेक्ट करना है। वो लड़ाई जारी रखता है पर तभी वो देखता है कि डॉट गायब हो चुका है और हम देखते हैं कि डॉट टॉय के साथ खेल रहा है। लेंस उसकी तरफ भागता है पर वो भी सिटर बेबी के स्पेल की चपेट में आ जाता है और छोटे बेबी में बदल जाता है। अब दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और अपने आप को डीमन के हमले से बचाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बॉडी अपने आप टॉय की तरफ जा रही है। सिटर बेबी हंसते हुए कहता है कि अब वो मारे जाएंगे क्योंकि वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का आधा % भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। वो उन्हें बुली करने का सोचता है और डीमंस को हमले का ऑर्डर देता है। तभी अचानक लेंस ग्रेवियोल स्पेल से सिटर बेबी को नीचे दबा देता है और उसे एहसास होता है कि लेंस इन्फेंट होने के बावजूद भी काफी ताकतवर है। डॉट नोटिस करता है कि लेंस के कम मैजिक होने के बाद भी उसने मैजिक के छोटे से हिस्से पे ध्यान देख के दुश्मन को हरा डाला। वो इम्प्रेस होता है कि लेंस एक जीनियस है। अब वो वापस से बड़े हो जाते हैं और लेंस कहता है कि अब वो संभल कर रहे। इस दौरान शॉन और ग्रैंड्स एरिना की तरफ बढ़ रहे थे और शॉन पूछता है कि वॉल्बर इनोसेंट जीरो को कैसे जानते हैं, जिस पर ग्रैंड्स बताता है कि इस मैजिकल दुनिया को आकार देने वाला एक ग्रेट मैजिक यूजर था जिसने डिवाइन विजनरीज का निर्माण किया। उस आदमी का नाम है एडम और उनकी ताकत गॉड के बराबर मानी जाती है। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो उनके डार्क मैजिक के खिलाफ खड़ा हो सके और वॉल्बर इनोसेंट जीरो उन्हीं के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। शॉन पूछता है कि क्या उनकी ताकत बराबर है, जिस पर ग्रैंड जवाब देता है कि दोनों की ताकत बराबर है, पर इनोसेंट जीरो ने उन पे हमला किया है जिसका मतलब उनके पास कोई प्लान जरूर होगा और सिर्फ वॉल्बर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर वो हार गए तो सब तबाह हो जाएगा। अब इनोसेंट जीरो अपना हुड हटाता है और दिखाता है कि उसके पास कोई चेहरा नहीं है। ये देख वॉल्बर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी इंसानियत सैक्रिफाइस कर डाली। इनोसेंट जीरो निराश होता है। उसका पुराना दोस्त उसे मॉन्स्टर की तरह देख रहा है। वो अपने चेहरे को बदलता है और कहता है कि वो अभी भी इंसान ही है। वो अपने गोल का खुलासा करता है। वो मैश को एब्जॉर्ब करना चाहता है और साथ ही वो वॉल्बर को भी मारना चाहता है। वो अब टाइम स्लिपिंग डेड स्पेल का यूज करता है जिससे एक मैजिकल घड़ी सामने आती है और वो तेजी से घूमने लगती है। तभी एक कॉफिन बाहर आ जाता है और वॉल्बर को एहसास होता है कि वो फॉरबिडन स्पेल का यूज कर रहा है। दूसरी तरफ मैश अभी भी सेल्वार को पहचान नहीं पा रहा था और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसे क्रीम पफ दिख रहा था जो उसे मारना चाहता है। सेल्वार उस पर हमला करता है जिसे मैश डॉज करने में कामयाब रहता है और उसे आखिरकार याद आ जाता है कि वो कौन है। सेल्वार कहता है कि पिछली बार उसके हमले से उसका दोस्त जिंदा बच गया था, पर इस बार वो मैश को निपटाने के बाद सबको मार डालेगा। वहीं डॉट को चिंता होती है कि मैश सेल्वार को कैसे हरा पाएगा क्योंकि पिछली बार वो एबल की मदद से ही उससे भिड़ पाया था, पर इस बार वो अकेला है। सेल्वार कार्बन रेन से उस पर
कई अनगिनत हमले करता है, पर वो ये देख चौंक जाता है कि मैश उन सभी को डॉज कर रहा है और उसके मैजिक के ऊपर भाग रहा है। सैल्वार को गुस्सा आता है और वो अपने सारे स्पेल यूज करने लगता है, पर मैश बड़ी आसानी से सबको डॉज करते हुए उसके करीब आने लगता है और उसे कस के एक पंच मार डालता है। सैल्वार नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि पिछली बार वो उसके स्पेल का सामना करने में मुश्किल झेल रहा था, पर इस बार उसने कैसे उसके सब अटैक को डॉज कर लिया। जिस पर मैश कहता है कि उसे याद आ गया वो कौन है, उसे उसका मैजिक याद है, पर वो ये स्पेल एक बार देख चुका है। उसके सामने कोई भी ट्रिक 2 बार नहीं चल सकती, उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। अब हमें एडम जॉब्स के बारे में बताया जाता है, जिसने इस दुनिया के सामने मैजिक को इंट्रोड्यूस करा और ब्यूरो ऑफ मैजिक की स्थापना करी। सब लोग उसको बहुत मानते थे और उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था। बाद में उसने उन लोगों की मदद करनी शुरू करी जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे। उसने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि कमजोर की मदद करना एक ताकतवर मेज की जिम्मेदारी है। अब प्रेजेंट में कॉफिन की चेन टूट जाती है और कॉफिन धीरे धीरे खुलने लगता है। वॉल्वर की आंखें ये देख फटी की फटी रह जाती हैं कि इनोसेंट जीरो ने नारुतो का रीएनिमेशन जुत्सु यूज कर एडम को इस दुनिया में ला दिया है। इनोसेंट जीरो बताता है कि उसका मैजिक मरे हुए को जिंदा कर सकता है, पर वो उनका माइंड रिस्टोर नहीं कर सकता। ये देख वॉल्वर भड़क जाता है, पर नेक्रोस नाम का मेज उसे चुनौती देता है और बताता है कि बॉडीज को कंट्रोल करना उसकी खासियत है। वॉल्वर लड़ने को तैयार हो जाता है, जिस पर नेक्रोस उसे कहता है कि क्या वो सच में अपने सेंसी पर हमला कर पाएगा। अब वो एडम के डार्क मैजिक का यूज करता है, जिसे रोकने में वॉल्वर को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है। इनोसेंट जीरो कहता है कि एडम बूढ़े होने के कारण मरा, लेकिन उसके स्पेल ने उनकी प्राइम फॉर्म को वापस लाया है। वो इतिहास के सबसे ताकतवर मेज है और उसे अभी भी याद है कि मास्टर को वॉल्वर से काफी लगाव था। अब वॉल्वर अपने पास्ट को याद करता है जब उसके मास्टर उसे बता रहे थे कि मेजिस की जिम्मेदारी कमजोर को प्रोटेक्ट करना है। वॉल्वर उनकी बात से सहमत नहीं था, क्योंकि उसके विचार से लोगों को मजबूत बनकर अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। एडम उसकी बात से सहमत था, पर वो उसके साथ मजाक करते हुए कहता है उसे अपने मास्टर के आदर्शों के खिलाफ सवाल नहीं करने चाहिए, वो बस एक स्टूडेंट है। फिर वो उसे सीरियस होते हुए समझाता है कि वो अभी जवान है और बढ़ती उम्र के साथ वो इस बात को समझ जाएगा, क्योंकि वो काफी ताकतवर है। अब प्रेजेंट में वॉल्वर उस स्पेल को निरस्त कर सबको चौंका देता है। वो कहता है कि सेंसे इस दुनिया के सबसे ग्रेट आदमी थे, पर अब समय बदल चुका है, पास्ट अब इतना मायने नहीं रखता। वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एडम का मुकाबला करेगा। एडम एनर्जी बॉल से हमला करता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। नेक्रोस समझाता है कि एडम का डार्क मैजिक किसी का भी अस्तित्व मिटा सकता है, इसलिए वॉल्बर्ग उसके खिलाफ टिक नहीं पाएगा। अब एडम डार्क स्नेक बुलाता है, जिससे वॉल्बर्ग बड़ी मुश्किल से डॉज करता है, पर उसके कपड़े का हिस्सा वॉइड हो जाता है। नेक्रोस ये सोचकर खुश होने लगता है कि एडम का डार्क मैजिक जिस किसी को भी टच करता है वो वॉइड में चले जाता है। ये उसके अपोनेंट के मैजिक को भी वॉइड में भेज सकता है, और एक बार ये मैजिक कास्ट हो जाए इसे कोई भी वापस नहीं भेज सकता। इसलिए वॉल्बर्ग ने डार्क स्नेक का काउंटर नहीं करा, क्योंकि उसे पता था कि वो इस मैजिक को काट नहीं सकता। अब एडम डार्क डबल स्नेक से वॉल्बर्ग को घेर लेता है और नेक्रोस ये देख चौंक जाता है कि उसने स्पेल को निरस्त कर डाला। वो फिर से डार्क बीम से हमला करता है, पर वॉल्बर्ग का स्पेल डार्क बीम को काटते हुए आगे बढ़ता है और नेक्रोस की बॉडी के एक हिस्से को भी काट डालता है। वॉल्बर्ग खुलासा करता है कि उसका मैजिक स्पेस कंट्रोल कर सकता है और उसकी बॉडी का एक हिस्सा कहीं दूरी पर होगा, पर उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस वजह से मरेगा नहीं। नेक्रोस सोचता है कि जिस जगह को डार्क मैजिक ने कवर किया था उस पूरे हिस्से को ही उसके स्पेल ने हटा डाला, इसलिए अब वो और भी ज्यादा डार्क मैजिक से उस एरिया को कवर कर देगा जिससे वो हटा नहीं पाए। वो हर डायरेक्शन से उस पे और भी ज्यादा बड़े डार्क मैजिक से हमला करता है, पर वॉल्बर्ग तुरंत उसे भी गायब कर देता है। नेक्रोस के पसीने छूट जाते हैं और वो एडम का अल्टीमेट स्पेल यूज कर एक बहुत विशाल डार्कनेस बॉल उस पे छोड़ता है। वॉल्बर्ग हंसने लगता है और खुलासा करता है कि अब तक उसकी छड़ी ही सब कुछ कर रही थी, और अब वो उसे अपना स्पेल दिखाएगा। वो स्पेस सैक्रिफाइस स्पेल का यूज करता है, जिससे उसकी छड़ी यूरेनस एक डायमंड शेप बनाती है, जिसमें से एक ताकतवर बीम निकलती है जो डार्कनेस बॉल को खत्म करते हुए एडम समेत नेक्रोस को पूरी तरह खत्म कर देती है। वॉल्बर्ग एडम की दी हुई सीख को याद करते हुए उन्हें अलविदा कहता है और अब इनोसेंट जीरो से लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ डीमन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, और वहीं मैच सलवार से बातें कर रहा है कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। सलवार उसे फॉरबिडन मैजिक ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, एक ऐसा डार्क मैजिक जिससे एक इमॉर्टल हार्ट बनाया जा सकता है, जो कि सिर्फ 6 रिलेटिव के दिल से ही बन सकता है। इसलिए उनके फादर ने 6 बच्चे बनाए जिनका दिल वो ले सके, और मैच भी उन 6 बच्चों में से एक है जो कि अपने फादर के गोल को पूरा करने में अपना योगदान देगा। मैच ये सुन शॉक हो जाता है और सलवार कहता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वो अपने फादर की बॉडी का हिस्सा बनेगा, जो कि गॉड के बराबर परफेक्ट होगी। मैच सोचता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मसल को बिल्ड होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। सलवार को उसकी फिटनेस वाली बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और मैच के लिए इतनी सारी बातें काफी हैवी हो जाती हैं। उसे लगता है कि ये एक सपना है। वो तुरंत एक नींद की झपकी मार के सो जाता है, पर सलवार उसे जगा देता है और उसे ये जानकर निराशा होती है कि ये एक सपना नहीं है। मैच पूछता है कि क्या वो उसके भाइयों में से एक है, जिस पर वो बताता है कि वो बस एक क्लोन है जो कि इनोसेंट जीरो के ब्लड से बना है, ताकि वो अपने फादर का मकसद पूरा कर सके। भड़कते हुए कहता है कि बेटे के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि वो अपने फादर का हिस्सा बनने वाला है, पर मैच एक निकम्मा निकला जो उनका विरोध कर रहा है, पर मैच उसे तुरंत पंच मारकर चुप करा देता है। सलवार अपनी पूरी पावर यूज करने का फैसला करता है। वो अपनी छड़ी हैप्टस को बुलाता है, जिससे एक जबरदस्त ऑरा निकलता है। वो कहता है कि इनोसेंट जीरो को सिर्फ उसका दिल ही चाहिए, इसलिए वो उसकी बॉडी के टुकड़े कर डालेगा और सिर्फ उसके दिल को ही बचा कर रखेगा।
देगा। सैल्वार डायमंड कटर उसकी तरफ भेजता है जिससे मैश अपने आप को मुश्किल से ही बचा पाता है, पर उसकी ब्लेड्स इतनी शार्प थी कि वो बिल्डिंग को काटते हुए निकल जाती है। वो बताता है कि उसकी ब्लेड्स डायमंड से बनी हुई है जो किसी को भी काट सकती है। ब्लेड्स वापस लौट मैश को काटने के लिए बढ़ती हैं, पर वो उन्हें आसानी से डॉज करने लगता है। वो सोचता है कि सैल्वार को हराने के लिए उसे इन ब्लेड्स को इग्नोर करना होगा, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास 2 ब्लेड्स और हैं जिन्हें उसने अभी तक यूज नहीं करा है। मैश सोचता है कि अगर इसने इनका इस्तेमाल किया तो वो और मुश्किल में आ जाएगा। सैल्वार कहता है कि क्या वो उससे डर गया है, अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ मौजूद हर इंसान को मार डालेगा। अब वो डायमंड बॉल को एक्टिवेट करता है जिसका साइज अचानक बढ़ने लगता है। वो बताता है कि हैप्टर्स को बुलाने से उसकी मैजिकल पावर कई गुना बढ़ चुकी है और ये हजारों डायमंड्स इस एकेडमी में मौजूद हर कचरे को भेद डालेंगे। अब वो अपनी ब्लेड्स उसकी तरफ फेंकता है, पर मैश वहां से भाग जाता है और ये देख सैल्वार चौंक जाता है कि क्या मैश सच में अपने दोस्तों को यहीं मरने के लिए छोड़ देगा। तभी अचानक मैश उसके पीछे आ जाता है और खुलासा करता है कि वो ब्लेड से बचने के लिए एकेडमी का पूरा चक्कर मार के आया है। सैल्वार सरप्राइज होता है कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है। वो सोचता है कि ब्लेड्स के यहाँ पहुंचने से पहले ये उसे मार सकता है, इसलिए वो अपनी स्किन को डायमंड जैसा मजबूत बना डालता है। तभी ब्लेड्स मैश पे जा लगती है जिस कारण वो जमीन में ही जा गिरता है। सैल्वार हंसने लगता है और उसको लातों से मारने लगता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है मैश क्रीम पफ से ढका हुआ है। मैश गाना गाने लगता है कि आज क्रीम पफ पार्टी है और उसके मुंह में क्रीम पफ ठूस डालता है। सैल्वार को समझ नहीं पाता आखिर हो क्या रहा है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। अब हमें पता चलता है कि असल में उसे भ्रम हो रहा है क्योंकि मैश ने अपने बाइसेप मैजिक पाइथन चोक से उसे जकड़ रखा है। ब्लेड्स के हमला करने से पहले ही मैश ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने बाइसेप्स को पंप कर इतना ज्यादा प्रेशर उसकी कैरोटिड आर्टरीज में क्रिएट करा जिससे उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिस कारण उसका दुश्मन चंद सेकंड में नॉकआउट हो गया। डायमंड बॉल तबाह हो जाती है और मैच बताता है कि उसे स्कूल की बहुत परवाह है। जो कोई भी स्कूल को तबाह करने की कोशिश करेगा उसे मैं अपनी मसल से मसल दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पूरे 2 एपिसोड निकल चुके हैं, लेकिन शॉन और ग्रांट्स उड़ते हुए आने के बावजूद भी अभी तक ईस्टर्न एकेडमी नहीं पहुंच पाए। ग्रांट्स अपने बाल बनाने लगता है, ये देख शॉन कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं, वो अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। पर ग्रांट्स कहता है कि वो इस दुनिया का हॉट गाय है जिसके लुक्स मैटर करते हैं। अब एकेडमी के पास पहुंचते ही शॉन फ्रीज हो जाता है। ये देख ग्रांट्स हैरान होता है, फिर वो नोटिस करता है कि हर तरफ सब फ्रीज हो रखे हैं और वो समझ आता है कि किसी पावरफुल मेज ने इस एरिया तक का टाइम रोक रखा है। वो पाता है कि वो ही हिल सकता है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर ज्यादा है, पर शॉन उसके जितना टैलेंटेड नहीं है। वो उसे अकेला छोड़ आगे बढ़ने का फैसला करता है। एरिना में उसे ऑर्डर और कार्डो मिलते हैं। वो उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को बचाने का अच्छा काम किया। कार्डो बताता है कि वो अकेले नहीं थे, दूसरे स्टूडेंट ने उनकी मदद करी। ग्रांट्स फिर उससे मैच के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि मैच ने सैल्वार को हरा दिया। फिर हम देखते हैं कि मैच अपनी बर्न कैलोरी गेन करने के लिए क्रीम पफ खा रहा है। ग्रांट्स इंप्रेस होता है और ऑर्डर बताता है कि वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से लड़ रहे हैं। कार्डो कहता है कि टेलीपोर्ट मैजिक यूज करने के बाद वो एरिना से गायब हो गए और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। मैच कहता है कि वो वॉलबर्ग को अपनी मसल की मदद से ढूंढेगा और भागते हुए वहां से निकल जाता है। और ऑर्डर को लगता है कि उस जैसा नॉर्मल लड़का जो डिटेक्शन मैजिक यूज नहीं कर सकता उसे ढूंढ नहीं सकेगा। वो इनोसेंट जीरो का पता लगाने के लिए सैल्वार से पूछताछ करने का फैसला करता है। वो जैसे ही उस पर मैजिक करता है एक बैरियर उसके चारों ओर आके उसे बचा लेता है और वो तुरंत ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। मैग्रॉन बताता है कि वो बेहोश है इसलिए वो स्पेल का यूज नहीं कर सकता, जिसका मतलब है इनोसेंट जीरो का कोई साथी यहाँ आसपास मौजूद है। वो लोग यहीं रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि स्टूडेंट अभी भी सेफ नहीं है। अब इनोसेंट जीरो अपने मैजिक से टाइम रोकने की कोशिश करता है पर वॉल्वर उसके मैजिक को अपने स्पेस मैजिक से इरेज कर देता है। वो इनोसेंट जीरो के पीछे आकर ये फाइट खत्म करने ही वाला है और वो बच के निकल जाता है और अपना टाइम रिबाउंड मैजिक यूज कर वॉल्वर के हाथ को निशाना बनाता है जिससे उसका हाथ तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वो कहता है कि अब अगला निशाना उसका पैर होगा। उसे एहसास होता है कि इनोसेंट जीरो टाइम मैजिक इतनी तेजी से यूज कर पा रहा है, वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है। वो उसके चारों ओर का स्पेस इरेज करने का फैसला करता है और अपनी यूरेनस से लगातार स्पेस को हटाने लगता है, पर इनोसेंट जीरो फिर भी बच जाता है और कहता है कि उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। उसे एहसास होता है कि इनोसेंट जीरो के स्पेल हिट होने से पहले ही उसने टाइम को रोक दिया। एक बार फिर अपना टाइम रिबाउंड मैजिक यूज कर वो वॉल्वर के हाथ को चूर चूर कर डालता है। इनोसेंट जीरो से हार मानने को कहता है और बोलता है कि उनके बीच ताकत का बहुत बड़ा अंतर है। मेरे पास एम्बिशन है, मैं अपने बारे में सोचता हूँ और दूसरों का सैक्रिफाइस करने में बिल्कुल झिझक नहीं खाता, पर तुम वॉल्वर एक कमजोर इंसान हो जो बस दूसरों को बचाना चाहता है। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जिन इंसानों में ईगो नहीं होती वो कमजोर होते हैं। अब वॉल्वर अपने पास्ट को याद करता है जब वो एक लोनली बच्चा था क्योंकि वो हमेशा बीमार पड़ता था और उसके ग्रेड्स भी काफी कम थे। उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो स्कूल न जाने का फैसला करता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, पर एडम उससे मिलने आता है और उससे फैक्ट्स बताते हुए स्कूल आने को कहता है, पर वॉल्वर उन्हें इग्नोर करता है। पर वो हार नहीं मानता और लगातार हर दिन कोशिश करता रहता है। वॉल्वर परेशान हो जाता है और उन्हें दफा होने को कहता है, पर वो हार मानने से इनकार करते हैं। कुछ समय बाद वॉल्वर को यह जिज्ञासा होती है कि एडम ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि वो वॉल्वर को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुन वॉल्वर खुश होता है कि कोई तो है जो उसकी परवाह करता है और फिर वो स्कूल जाने का फैसला करता है। अब प्रेजेंट में वॉल्वर इनोसेंट जीरो को कहता है कि उसे पता है कि सेल्फिश होना कैसा होता है, पर उसे दूसरों की काइंडनेस ने बचाया है, इसलिए वो अपने
स्टूडेंट्स को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और कहता है कि वो अपने आदर्शों को नहीं बदलने वाला, भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए। वो अपना अल्टीमेट स्पेल यूरेनस इंक्लाइनेशन यूज करता है, जिससे उसकी यूरेनस एक रोबोटिक पर्सन में बदल जाती है। इनोसेंट जीरो नोटिस करता है कि वॉल्वर का मैजिक उम्र के साथ कम नहीं हुआ है। वॉल्वर उससे कहता है कि उसकी यूरेनस में गॉड ऑफ स्काई की पावर है, उससे बच पाना नामुमकिन है। इनोसेंट जीरो अपना स्पेल यूज करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। वॉल्वर कहता है कि उसकी स्पेस में कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा, अब उसके बाद बच निकलने की कोई जगह नहीं बची है। अब वो यूरेनस वर्ल्ड डिलीट स्पेल यूज करता है, जिससे उसकी यूरेनस काफी तेजी से घूमने लगती है और वो कहता है कि अब उसका अंत आ चुका है। अभी अचानक टाइम रुक जाता है और हम पाते हैं कि इनोसेंट जीरो ने टाइम अनमूव स्पेल से पूरे स्पेस का समय रोक दिया है। वो बताता है कि उसका स्पेस उसके कंट्रोल टाइम को नहीं रोक सकता, इसलिए उसकी हार तभी तय हो गई थी जब उसने उससे लड़ने का फैसला किया। अब वो टाइम ज़ेरो रेन से वॉल्वर को मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। उसे लगता है कि इतना काफी है, वो इस गंभीर चोट से जिंदा नहीं बच पाएगा। वो जैसे ही टाइम रिज्यूम करता है वो पाता है यूरेनस अभी भी घूम रही है। वॉल्वर कहता है कि उसने अपने छड़ी की असली पावर रिलीज करी है, उसने इसमें अपनी सारी मैजिकल शक्तियां भर दी हैं, इसलिए भले ही वो मर ही क्यों ना जाए, ये छड़ी अपने आप स्पेल कास्ट करती रहेगी जब तक कि टारगेट मारा ना जाए। उसने इसी समय के लिए अपना मैजिक बजा के रखा था, वो उसे अपने साथ लेकर मरेगा। यूरेनस अपनी अल्टीमेट पावर ब्लास्ट करती है, जिससे एक विशाल रोशनी क्रिएट होती है। सब लोग ये देख शॉक हो जाते हैं और डिवाइन विजनरी ये देख समझ जाते हैं वॉल्वर ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर डाली। और तभी वो देखते हैं कि वो रोशनी सिकुड़ने लग रही है और वो चिंता में आ जाते हैं कि इसे तो बढ़ते रहना चाहिए था। उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गलत है और वो रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। इनोसेंट जीरो को जिंदा देख वॉल्वर के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसने टाइम रिवर्स करके उसके स्पेल को पूरी तरह रोक दिया। अब वो कई सारी टाइम एरो उस पे फेंकता है, जिसे वॉल्वर रोकने की कोशिश करता है पर एक एरो उसे लग जाती है और वो अपनी छड़ी गिरा देता है। अब वो नीचे गिरने लगता है पर इनोसेंट जीरो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है, वो अपने लिए जीता है, इसलिए वॉल्वर उसे कभी सरपास नहीं कर सकता। अब इनोसेंट जीरो से मारने ही वाला है और वॉल्वर गैरडम के बारे में सोच रोने लगता है कि वो पूरी तरह फेल हो गया। अचानक मैश वहां आकर उसे बचा लेता है और वॉल्वर को उनकी पहली मुलाकात के बारे में याद दिलाता है, जब उन्होंने पूछा था कि मैश का सामना ओवर पावर अपोनेंट से होगा तो तब वो क्या करेगा। मैश जवाब देता है कि वो अपने फिश से उसका मार मार के भूत बना देगा और फिर वो इनोसेंट जीरो को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब हम ग्रैंड्स को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि स्पेशल मैजिक जो यहाँ पर था वो कहाँ चला गया। तब काइडो कहता है कि ये सब जो हुआ है वो टाइम मैजिक की वजह से हुआ है। ग्रैंड्स कहता है कि इसका मतलब ये है, ये सब इनोसेंट जीरो का किया धरा है, तो मैं इस जगह को फिर तुम्हारे हवाले करता हूँ। और फिर वो हेडमास्टर की हेल्प के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेडमास्टर को देखते हैं जो मैच से कह रहा है कि वो आखिरकार यहाँ क्या कर रहा है, ये पर्सन तुम्हारे पीछे आया है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना होगा। पर मैच कहता है कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, जैसे मैं पला बड़ा हूँ वो सब मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। इस बात को सुनकर हेडमास्टर इमोशनल हो जाते हैं और फिर इनोसेंट जीरो कहता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी मैच, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे खुद मिलने आए। अब चलो मेरे बेटे हम यहाँ से चलते हैं। पर मैच को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब इनोसेंट जीरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से लेकर जाना होगा और फिर वो डार्क सर्कल के अंदर उनको कैद कर देता है। पर मैच हेडमास्टर को वहां से निकाल कर बाहर ले आता है। पर इनोसेंट जीरो ने हेडमास्टर का मैजिक कॉपी कर लिया होता है और फिर वो उनका मैजिक यूज करता है। पर ये सब देखकर हेडमास्टर को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता है। अभी मैच इनोसेंट जीरो पे हमला कर देता है और उसे खूब मारता है, पर इन सबसे इनोसेंट जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनोसेंट जीरो मैजिक का यूज करता है और वो मैजिक इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी इतना मैजिक संभाल नहीं सकती। अभी हेडमास्टर हमें बताता है कि अगर कोई ज्यादा ताकत की चाहत रखता है तो उसे ये सब इफेक्ट झेलना ही होगा। उसके बाद इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम बस मेरी बनाई हुई एक चीज हो जो कि मुझे ताकतवर बनाएगी। एडम जॉब ने इस जगह पर राज किया है पर वो फिर भी उन लोगों को नहीं बचा पाए जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे, और तुम भी ये नहीं कर पाओगे वॉल्बर्ग। उसके बाद वो हेडमास्टर की छड़ी से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और उस मैजिक से भी मैच दोनों को बचा लेता है। वो कहता है कि जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है वहाँ का सबसे ताकतवर आदमी इतना खराब है, मैं तो उसे अपने मसल से ही खत्म कर दूंगा। और उसके बाद इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि मुझे पहले अपनी इस बॉडी को ठीक करना होगा, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। और जाते जाते वो एक बहुत ही बड़े मास्टर को समन करता है जो अकेडमी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसे देखकर मैच वहां से मास्टर को रोकने के लिए चला जाता है। तभी इनोसेंट जीरो का मैजिक वहां से हट जाता है और सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं। सब लोग उस मास्टर को देखकर पैनिक कर रहे होते हैं। वो मास्टर उन लोगों के ऊपर एक दीवार तोड़कर फेंक देता है, पर तभी लैंस उन पत्थरों को वहीं रोक देता है और मैक्रोन उन पत्थरों को तोड़ देता है और उन सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। और फिर डॉट अपने मैजिक से मास्टर पर हमला कर देता है पर उसका मैजिक वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अभी हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के एक साथी ने वहां पर एक मैजिक कास्ट किया है जिसकी वजह से कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता। तभी वो लोग उसके साथी को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। पर अचानक वो मॉन्स्टर रुक जाता है। सब लोग ये देख हैरान हो जाते हैं और मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि मैश अपने हाथों से उस मॉन्स्टर की चेन को पकड़कर खींच रहा है। सब लोग ये देख हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग मैश को अभी भी वीक समझ रहे हैं क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। और फिर उन्हें एहसास होता है कि उन लोगों को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है और मॉन्स्टर को पीछे खींचने के कारण उसका खून भी बह रहा है। ये देखकर सारे लोग उसे चीयर करने लगते हैं। तो फिर भी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो भी उन सब में शामिल हो जाता है और मैच को चीयर करने लगता है। अब मैच उस मॉन्स्टर को हवा में घुमाने लगता है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मैच उस मॉन्स्टर को बहुत दूर फेंकता है और वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और फिन और लेमन मैच से मिलने आते हैं। लेमन
कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो मैश, और मुझे अपने पति पर प्राउड हो रहा है, तो चलो मुझे खा लो। पर हम मैश को देखते हैं कि वो तो क्रीम पफ खा रहा होता है और ये देख लेमन रोने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडमास्टर का सीन दिखाया जाता है जिन्हें होश आ चुका होता है और वो कहते हैं आखिरकार मैश ने ये कर दिखाया। दूसरी तरफ काई डॉट डॉट उस आदमी को ढूंढ लेते हैं जो मैजिक कास्ट कर रहा था और उस मॉन्स्टर को बचा रहा था। तो बॉर्डर आकर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है काइडो क्या तुम मैश की साइड हो गए हो। अब काइडो कहता है कि मैंने भी उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करा है पर उसकी स्ट्रेंथ कमाल की है और देखना एक दिन तुम भी ये चीज एक्सेप्ट करोगे। अब कुछ दिनों बाद सबको ये बताया गया कि इनोसेंट जीरो ने एकेडमी पर हमला किया और मैजिक ऑफ हीरो के सामने वो टिक नहीं पाया और भाग गया। पर मैश जो सारी सच्चाई जानता था उसे किसी को भी ये चीज बताने के लिए मना किया गया है। अब हम मैश और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि बीच में मजे कर रहे होते हैं। अब वो काफी पागलपन करते हैं और काफी मजे करते हैं। तभी हम हेडमास्टर को देखते हैं जो वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है कि मैश के लिए उसका टेस्ट आना अभी बाकी है और फिर कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि अभी समर चल रहा है, वो भी यहाँ पर मजे करने के लिए आया है। फिर उनके इंजरी के बारे में पूछता है और वो कहते हैं उनकी इंजरी ठीक है और तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर कहता है कि आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया। हेडमास्टर उन्हें बताते हैं कि गर्मी साल में सिर्फ एक बार आती है और वो इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते। इसके बाद वो इनोसेंट जीरो के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि इनोसेंट जीरो मैजिक की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर आदमी है जिसके पास मेरा स्पेशल मैजिक, डार्क मैजिक, टाइम मैजिक और सबसे खतरनाक फॉर्मुलेंट मैजिक जो इन सबका मैजिक बढ़ा सकता है। और उसके पास 5 लोग हैं जो कि मेरे जितने ही ताकतवर हैं, पर अभी मैश ही ऐसा है जो इन सबको रोक सकता है। लेमन कहती है कि मैश हिस्ट्री के सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। तभी मैश अपने कूल अंदाज में आते हुए कहता है अभी भी 50% चांस है कि मैं जीत सकता हूँ और मसल्स कभी हार नहीं मानते, इसका मतलब मेरे जीतने के 100% चांसेस हैं। हेडमास्टर कहता है कि उसे उस पर विश्वास है। मैश कहता है कि मैं उन सबको जल्दी हरा दूंगा और अपने दोस्तों के साथ स्कूल से ग्रेजुएट होऊंगा। ये सुन लेंस कहता है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, क्या तुम सच में पास हो पाओगे, क्योंकि अगर तुम एक भी एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर मैश बहुत ज्यादा डरने लगता है। अब मैश के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैश के फादर ब्रैड के साथ चाय पी रहे होते हैं। ब्रैड कहता है कि इस टाइम फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल एग्जाम है और क्या तुम्हें लगता है कि मैश एग्जाम पास कर पाएगा। मैश के फादर कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है तो उसका एग्जाम ठीक जाएगा। ब्रैड कहता है कि अच्छाई का एग्जाम से क्या लेना देना है। दूसरी तरफ हम मैश के दोस्तों को देखते हैं जो कि मैश का टेस्ट ले रहे होते हैं और मैश बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करता है और वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ होता है। लेंस कहता है कि मैश ने अब तक सिर्फ फिजिकल एग्जाम दिए हैं और वो रिटन एग्जाम में बहुत ही बुरा है। कहता है कि मैश बहुत ज्यादा उलझा हुआ है इसलिए उसे पढ़ना पसंद नहीं है। मैश डॉट से पूछता है कि क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो। डॉट हाँ कहता है और ये सुनकर मैश सदमे में चले जाता है। डॉट कहता है कि पढ़ाई से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इसलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। लेंस मैश को मैजिकल मैथ सिखाने लगता है और कहता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम फॉर्मूला को याद रखो। और फिर लेमन कहती है कि हम इसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद बारी बारी सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होते हैं जिसकी वजह से मैश का दिमाग फट जाता है और सब लोग कहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और मैश पागल हो जाता है और खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे ढूंढने लगता है पर उसे मैश पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलता। फिर वो जंगल की तरफ जाता है और ये देख चौंक जाता है कि मैश ने खुद को जमीन में गाड़ा हुआ है। मैश कहता है कि मैं ऐसे ही जमीन में समा जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। फिर मैश को मोटिवेट करने लगता है और ये काम कर जाता है और फिर दोनों साथ चले जाते हैं। मैश मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और एग्जाम के दिन पेपर को देखकर रोने लगता है। और फिर हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है। टीचर मैश को बुलाती है और कहती है कि तुमने कभी भी क्लास को सीरियस नहीं लिया और तुम कभी भी एक्सपेल हो सकते हो। पर लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है और हम देखते हैं कि मैश सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका है। और तब वो कहता है कि ये तो बहुत आसान है। ये सुनकर लेंस और डॉट उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और जोर जोर से बम्बू बम्बू चलाने लगता है। लेमन कहती है कि क्या हुआ, पर टॉम फिर से बैम्बू बैम्बू कहने लगता है। लेंस कहता है कि टॉम ये कहना चाहता है कि न्यूज़पेपर में मैश के बारे में बताया गया है। टॉम बैम्बू बैम्बू करने लगता है। तब डॉट कहता है कि टॉम ये कहना चाहता है कि सारे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और वो लोग इस स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग पहुंच चुके हैं और मैश को बुरा भला बोल रहे हैं। तब लेमन आगे आती है और मैश की साइड से बोलने लगती है और सब लोग ये कहते हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। और लेमन चुप नहीं होती और कहने लगती है कि मैं मैश की वाइफ हूँ, पर हाँ मैं अभी बनी नहीं हूँ, पर मैं उसकी सोलमेट हूँ और मेरा हक है कि मैं मैश की साइड से बोलूँ। सब लोग उसे गालियां देने लगते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। तभी डॉट वहाँ पर मैश का एजेंट बन के आता है और वो मैश की तरफ से स्टेटमेंट पढ़ने लगता है जिसे सुनकर मैश कहता है कि तुमने इतनी सारी चीजों को इतना मुश्किल कर दिया। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है कि तुम लोग उसकी साइड हो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और तुम लोग भी क्रिमिनल हो। इसके बाद वो लेमन की तरफ एक पत्थर फेंकता है। मैश उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर लेंस उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े तुम और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे। अब लेमन अपनी मैश के साथ पहली मुलाकात को याद करती है और वो कहती है कि आप लोग कुछ भी सोच सकते हो पर मैश एक अच्छा लड़का है और उसके साथ पनिशमेंट शेयर करने के लिए वो भी तैयार है। वो आदमी कहता है कि तुम बहुत इमोशनल हो और वो कहता है कि ये लड़का पापी है और सारे लोग लेमन के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। पर तभी मैश उन सभी पत्थरों को रोक देता है और वो आदमी कहता है कि हम मैश को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। वो अपना मैजिक यूज करके मैश को ट्रैप कर देता है और मैश उस प्रिजन से निकल जाता है और उल्टा उसी प्रिजन में उसको कैद कर देता है। मैश कहता है कि वो सब लोगों को गलत प्रूफ करेगा और डिवाइन विजनरी बन के दिखाएगा। तभी हेडमास्टर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि मैश की तकदीर एग्जाम के बाद डिसाइड होगी और ये चीज मैजिक ऑफ हीरो ने पहले ही डिसाइड करके रखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तब तक आप सभी लोग सही वक्त का इंतजार करें। हेडमास्टर मैश की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें डिफेंड करने के लिए बहुत लोग हैं और तुम्हें इन सबको बचाने के लिए डिवाइन विजनरी बनना ही होगा। मैश कहता है कि मैं जरूर बनूंगा और जो कोई भी मेरे बीच आएगा मैं उन सबको मेरे फिस्ट से खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ इसका सीजन 2 भी खत्म होता है।
होता है। इसके नेक्स्ट सीजन के लिए चैनल में बने रहें। टिल देन पीस आउट।